सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। द फर्स्ट टॉपिक वाज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पावर। तो चलिए करते हैं शुरू। सो चलिए समझते हैं पावर को। सो पावर इज बेसिकली हाउ क्विकली द वर्क इज डन, एंड टू बी मोर प्रिसाइज कि आप कितना वर्क कर पा रहे हैं इन अ गिवन टाइम t. So power is defined as the amount of work W that you do over the time period t, and this power is basically the average power. Instantaneous power की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं केवल P लिख रहा हूं that is means की average power, and this is the mathematical expression in which we define power. अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो जो वर्क की यूनिट होती है दिस इज जूल, एंड टाइम की जो यूनिट होती है दिस इज सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकेंड, इस यूनिट को हमने बोला गया 1 वॉट, मतलब जूल्स पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट। एंड ये वॉट जो पढ़ा था ये पढ़ा था एक स्कॉटिश इंजीनियर एंड इन्वेंटर जिनका नाम था जेम्स वॉट। इनके ऊपर ये पावर की यूनिट पड़ी है, and he was the first person who developed the practical steam engine. And इन्होंने एक यूनिट और डिफाइन की for the power. This is horse power. 1 HP आपने commonly सुना भी होगा, 1 HP, and this is basically अगर मैं इसको watts में देखूं this is 746 watt. So the typical values of power. तो पावर की यूनिट को समझते हैं। 1 वॉट, इसका मतलब ये होता है कि आप 1 जूल वर्क कर रहे हैं इन 1 सेकेंड। अब अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखूं तो टेलीविजन है, इसको पावर चाहिए 200 वॉट्स अप्रॉक्स, इतनी पावर चाहिए चलने के लिए। ह्यूमन ब्रेन इट कंज्यूम्स अराउंड 20 वॉट्स, एंड इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो हम बेसिकली, ये टेक्स अबाउट 615 वॉट्स, इतनी पावर ये कंज्यूम करता है। एंड जो इंसान जो पावर प्रोड्यूस कर सकता है इट इज रफली 1/3 हॉर्स पावर टू 1/2 हॉर्स पावर। एंड ये मैं ऐसे नहीं कि किसी के इंस्टेंट पे बोल रहा हूँ, ये एक सस्टेन पीरियड के लिए, मतलब अगर मैं 1-2 घंटे के लिए देखूँ तो कितने पावर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इंसान, नॉर्मल इंसान प्रोड्यूस कर सकता है। वॉट में देखो तो दिस इज अराउंड 250 वॉट्स टू 350 वॉट्स, इतनी पावर वो प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी इंसान नॉर्मल फॉर अ लॉन्गर और फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर ये आप फोटो देख रहे होंगे, दिस इज द एयरक्राफ्ट, ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट नेम कॉस्मोर कॉन्डोर। ये डिजाइन, इसका डिजाइन हुआ था 23 अगस्त 1977 में, एंड ये पहला एयरक्राफ्ट था दुनिया का जिसने फ्लाइट भरी थी फॉर अबाउट किलोमीटर 2.172 किलोमीटर, इतने किलोमीटर उड़ान की थी। यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे मोटर वोटर, कोई यहाँ पे जेट वेट कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक इंसान अपने पावर से इतने किलोमीटर उड़ पाया इन दिस ईयर। एंड एक्चुअली जो ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट थे ये अराउंड 1900 तक बन चुके थे, अर्ली 1900 पे, बट ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भी एयरक्राफ्ट इतनी लंबा उड़ पाया। सो इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा पावर की यूनिट का अंदाजा लग गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। सो ये है एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक कार है, ये मूव कर रही थी विद दिस मच स्पीड 13.4 मीटर पर सेकेंड, एंड इसको ओवरटेक करना था इस ट्रक से जो स्लो चल रहा है। अच्छा, तो जब ये ओवरटेक कर लिया इसने तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट बन गई थी 17.9 मीटर पर सेकेंड, और हमें ये बताना है कि कार को कितनी मिनिमम पावर चाहिए कि ये इसको पास कर सके, ट्रक को ओवरटेक कर सके। एंड मास आप कार का ले सकते हो अराउंड 1300 kg, करेक्ट। तो पावर अभी हमने पढ़ा, दिस इज द वर्क डन डिवाइड बाय टाइम t। एंड इस केस में वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन हम लोगों ने पढ़ा था जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे, दिस इज वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको लिख सकता हूं जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। बोल दो यार। अब यहां से जो पावर होगा
काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यहाँ पे इसकी स्पीड थी 13.4, यहाँ पे बन गई 17.9, तो ईजिली हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल ले जाएंगे, दैट इज 1/2m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, यही होगा, डिवाइड बाय टाइम t। आप कुछ नहीं वैल्यूज पुट कर दो, सो 1/2 मास तो है 1300 में दिया हुआ है, स्पीड, फाइनल स्पीड इसकी बन गई है 17.9 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड है 13.4, सो 13.4 एंड इसका स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम t। अच्छा t हमें नहीं दिया हुआ है, बट अच्छा t मैं बताना भूल गया, t इज 3 सेकेंड्स, तो इतने टाइम में ये इसको कवर कर ले जा रहा है, तो वी कैन डिवाइड विद 3 सेकेंड्स। सो यहाँ से जो पावर निकल के आएगी, दिस इज द एवरेज पावर, that will be equals to around 3.05 times 10 to the power 4 watts। अगर इसको हॉर्स पावर में देखोगे इट्स अराउंड 40.9 हॉर्स पावर। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर इस कार को हम इतनी ही पावर देते रहें जिसके कारण ये जो स्पीड है इसकी बढ़ जाएगी फ्रॉम 17.9 टू समथिंग अराउंड से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ गई 22.4 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम में इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, पावर हम इतनी दे रहे थे, इतनी पावर हम इसको दे रहे थे, तो आपको ये बताना है कि जो ये टाइम t आया है क्या ये 3 सेकेंड से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो देखो पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो आई होप ये आपने ट्राई किया होगा। देखो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इज़ व्हाट, यहाँ से टाइम का एक्सप्रेशन निकालूं इस वाली इक्वेशन से, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा k डिवाइड बाई p, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई p। अब देखो P तो जो है वो स्टैंडर्ड वही है जो हमने पहले निकाला था, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस स्पीड के हिसाब से निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस स्पीड के हिसाब से निकाल लेंगे, तो यहाँ से अगर आप टाइम देखोगे दैट वुड बी अराउंड 3.87 सेकेंड्स। मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप इतनी स्पीड गेन करोगे विद द सेम पावर। तो ये था एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि पावर और स्पीड में क्या रिलेशन है। तो सपोज करो कि एक कार है, ये मूव कर रही है अप द हिल एंड लेट दिस एंगल बी थीटा, एंड मैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम से दिखा रहा हूँ कार को। सो दिस इज द पॉइंट मास जो हम कंसिडर करते आए हैं अभी तक, एंड इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी वो मैं दिखा देता हूँ। तो एक तो ग्रेविटी फोर्स इस पर लग रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस n, अच्छा फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ ऑन द टायर्स, सो दैट वुड बी F, एंड ऑल्सो अगर मैं एयर ड्रैग एयर फ्रिक्शन की बात करूँ तो ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा क्योंकि कार जो है एक्चुअली ऐसे मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड v, तो लेट दिस बी FA। तो इतनी सारी फोर्सेस पीछे लग रही हैं, तो इंजन को फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन दिस डायरेक्शन ताकि ये इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाए, एंड ये F कितना होगा, दिस वुड बी द एयर ड्रैग के बराबर प्लस जो फ्रिक्शन लग रहा है प्लस mg का कंपोनेंट भी तो आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, दिस वुड बी mg sin थीटा। तो कम से कम इतनी फोर्सेस तो इंजन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके वो कार ऊपर की तरफ मूव कर पाएगी विद स्पीड v, एंड क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती जाएगी, एंड लेट कि ये कार ओवर द टाइम t इट कवर्स अ डिस्टेंस d, इतना डिस्टेंस वो कवर कर पा रही है इन सम टाइम लेट्स से t। तो पावर हमने क्या पढ़ा था, पावर दिस वुड बी इक्वल्स टू द वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, दिस इज एवरेज पावर। तो वर्क डन क्या होगा, जो फोर्स इस पे लग रही है मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस जो इतना कार ने कवर करा, फोर्स क्या लग रही है F मल्टीप्लाइड विद d, और ये F कौन लगा रहा है, इंजन लगा रहा है, तो इतना हो गया, तो बेसिकली हो गया F इसे डिवाइड बाय t तो रह ही गया, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय t, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रही है तो d ओवर t ये क्या हो जाएगा v के बराबर, तो इसको मैं लिख दूंगा F मल्टीप्लाइड विद v, देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद v। तो ये होता है रिलेशन पावर और फोर्स के बीच में। चलिए अब इसके ऊपर बेस एक एग्जांपल लेते हैं। सो ये है एग्जांपल, एंड यहाँ पे आपको मैंने फोर्सेस दिखा दिए जो कार पे लग रही हैं, एंड हमें दिया हुआ है कि पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है इंजन इस कार का, दिस इज अराउंड 4.10 टाइम्स 10 टू द पावर 4 वॉट्स, एंड जो ये F जो प्रोवाइड हो रही है दैट इज इक्वल्स टू 1450 न्यूटन,
एंड हमें ये बताना है कि मैक्सिमम स्पीड इस कार की क्या रही होगी इतने पावर पे। एंड मास आप लेके चल लो कार का, दिस इज 1300 kg, एंड जो ये स्लोप है दिस इज थीटा टू बी इक्वल्स टू अप्रॉक्स 6 डिग्रीज, राइट। तो देखो यहाँ पे स्लोप की हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे हम बिना स्लोप के आंसर निकाल लेंगे। पावर अभी हम जस्ट पढ़ के आए, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड विद स्पीड v, एंड ये फोर्स F जो इंजन इस पे लगा रहा है, दिस इज F विच वी आर गिवन टू बी इतना, तो v यहाँ से इजिली निकल जाएगा, v इक्वल्स टू p डिवाइड बाई एफ। पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है इंजन, 4.10 टाइम्स 10 टू द पावर 4 वॉट्स। फोर्स दिस इज 1450 न्यूटन। तो यहाँ से जो स्पीड की जो वैल्यू आएगी दिस इज 28.3 मीटर पर सेकेंड। सो ये है आंसर इस क्वेश्चन का, एंड इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट रिव्यू कर लेते हैं जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एंड हमने सबसे सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि वर्क इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस d। इस केस में जो फोर्स और डिस्टेंस है इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है, बट अगर डायरेक्शन अलग अलग हो, मतलब इधर फोर्स लग रही है, डिस्टेंस ऐसे हो रहा है, तब क्या होगा, तब जो वर्क होता है दिस इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस d मल्टीप्लाइड विद कोसाइन थीटा, एंड जो थीटा है दिस इज थीटा। मतलब आपको ये देखना है कि फोर्स वेक्टर ऐसे है तो, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, तो ये जो टेल टू टेल जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये हमें लेना है, करेक्ट। अच्छा, अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो तो टोटल वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स 1 प्लस वर्क डन बाय द फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय द फोर्स 3 एंड सो ऑन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टोटल वर्क होगा दैट वुड बी द टोटल फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस d मल्टीप्लाइड विद कोसाइन थीटा। तो इस तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², एंड ये फॉर्मूला निकला कहाँ से था, जब हमने डिराइव किया था द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हमने देखी थी, एंड वहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आया था। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज बेसिकली द वर्क डन is equals to the change in kinetic energy of the system। जैसे इस केस में इंजन जो इस पे वर्क कर रहा है that would be equals to the change in kinetic energy of this car। तो हम लिख सकते हैं कि work done by the engine that would be equals to the change in kinetic energy, मतलब half mv final square minus half mv initial square। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी इस थ्योरम में। उसके बाद हमने पढ़ा था द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, मतलब अगर फोर्स वेरी कर रही हो तब हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ मैंने ग्राफिकल वे में समझाया था कि लेट दिस बी फोर्स F एंड लेट दिस बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सपोज कि जो फोर्स F है ये वेरी कर रही है, ऐसे इंक्रीज 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 हो जाती है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो हम कैसे निकालेंगे, द एरिया अंडर दिस लाइन, दिस विल गिव द work done by this force F and that would be equals to half, and let इस point पे जो force F है let this be F1, that is half multiplied with this height F1 multiplied with this distance, let this distance be d जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, so multiplied with d। तो ये हो जाएगा work done by this force F। एंड अगर कुछ केस ऐसा बन रहा हो कि ये फोर्स F है एंड ये पोजीशन है एंड ये फोर्स कुछ ऐसे वेरी कर रही है, फ्रॉम लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी x1, फाइनल पोजीशन बी लेट इट बी x2, एंड लेट दिस कर्व डिफाइन बाय दिस f of x। इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, ये एरिया ये डिफाइन करेगा वर्क, और ये एरिया एग्जैक्टली हम निकालने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वर्क वुड बी इंटीग्रेशन f of x dx from interval x1 to x2, और इसको मैंने प्रॉपर समझाया भी था कि कैसे हम इस चीज़ को डिराइव करते हैं। तो ये था टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा, एंड फाइनली द फोर्थ टॉपिक जो अभी इसी वीडियो में हमने देखा वो है पावर।
एंड पावर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एवरेज पावर होती है दिस इज द वर्क डिवाइड बाय टाइम, एंड वन मोर फॉर्मूला भी डिराइव, दिस इज पावर इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद स्पीड v। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी पावर में। इसी के साथ जो 4 टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने थे वो चारों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं विद डिटेल एंड विद एग्जाम्पल्स। तो इसी के साथ मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, एंड अब जो नेक्स्ट कुछ वीडियोस होंगे उसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।